गरीब ससुराल में 5 अलग धर्म वाली बहू ने झेली गर्मी। कलावती के 5 बेटे अलग अलग स्टेट में एमएनसी कंपनी में लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन घर में कलावती अकेले काम करके कहती है, हे भगवान, मैं तो घर का काम करते करते थक जाती हूँ। कब मेरे 5 बेटों की 5 बहू आएंगी और मेरा हाथ बटाएंगी। जरा नवीन गौरव को फोन करती हूँ और आज ही शादी की बात करूंगी। इतना कहकर कलावती अपने बेटे को फोन करती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है, अरे मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। पर ये तुम दोनों के साथ में लड़की कौन है? माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने आपको बिन बताई काव्या से शादी कर ली। और माँ, मैंने भी शादी कर ली, पर मुझे नहीं पता था भैया शादी करके आएंगे। मैंने निमृत से शादी कर ली है। वाह बेटा, तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा गुल खिलाया। पर गौरव बेटा, तू ये बता, तूने कौन सी लड़की से शादी करी है जो ये गले में कटार पहनी है? माँ, मैंने निमृत से गुरुद्वारे में शादी की है। दरअसल वो पंजाबन है। काम के दौरान मेरी उससे मुलाकात हुई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और आप मानती नहीं, इसलिए हमने एक दूसरे से शादी कर ली। माँ जी, सत श्री अकाल। दोनों चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। अब से सारा काम मैं कितना सी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बेटा, एक बार मुझसे पूछ तो लेता, लेकिन नहीं। कर लो, तुम्हें अपने मन की जो करनी है। माँ जी, आप मुझसे परेशान क्यों हो रही है? मैं तो एक हिंदू धर्म की बहू हूँ। सिख तो वो है। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये बोलकर काव्या कलावती के पैर छूती है तो वो उसे आशीर्वाद देती है। दूधो नहाओ, पूतो फलो। जाओ, दोनों आराम करो। मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी, वो भी शादी करने के लिए। पर मुझे क्या पता था मेरे मन की इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, वो भी ऐसे। माँ, अब जो हो गया सो हो गया। हमने इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं कर दिया। हाँ ठीक है, जाओ। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ अब। ये बोलकर बच्चे जाते ही हैं। इतने में कलावती के 3 बेटे अलग धर्म की लड़कियों से शादी कर घर में आ जाते हैं। तीसरे बेटे ऋषभ ने मुस्लिम समाज की आशा से निकाह कर लिया था, तो वहीं चौथे बेटे चेतन ने मारिया नाम की क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली थी और 5वें बेटे साकेत ने साउथ की चिन्नम्मा से शादी कर ली थी। ये देखकर वो अपने सिर पर हाथ मारकर जमीन पर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे 2 मूर्ख बेटे कम थे क्या, जो तीनों ने अब अपनी लुटिया डुबा ली। अरे करम जलो, नास पीटो। इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने बड़ा किया था कि तुम अलग अलग धर्म की बहू ले आओ। बहू तो ऐसे लाए हो जैसे मैंने अलग अलग कंट्री के ब्रांडेड कपड़े मांगे हो। माँ, अब जो हो गया सो हो गया। मैं समझता हूँ जो मेरा डिसीजन रहा है वही चारों भाई का रहा होगा। हाँ, यही कि तुम्हें काम करते करते वहाँ की अलग धर्म की लड़की से प्यार हो गया और शादी करके ले आए। बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। जिसको अपने मन की करनी है करो। ओह प्लीज मॉम जी, अब मान भी जाइए। वैसे बहुत गर्मी लग रही है। कुछ है नहीं क्या एसी वगैरह? नहीं, तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। या अल्लाह, यहाँ कितनी गर्मी है। अब हम कैसे रहेंगे यहाँ पर? जैसे रहते हैं वैसे रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकार सकती। आइए, इसका मतलब हमको गर्मी में विदाउट एसी कूलर पसीने में ऊन पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा कोई अमीर खानदान नहीं है, गरीब ससुराल है। अब रहो। इतना कहकर कलावती गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सभी बहू बेटे भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन कलावती की 5 अलग अलग धर्म वाली बहू जल्दी उठकर घर के काम करने लगती हैं। तभी चिन्नम्मा बहू कहती है, आइए, मेरे को तो अभी से ही बड़ा गर्मी लगती और इस गरीब ससुराल में तो वैक्यूम क्लीनर भी नहीं होती, हाथ से पोछा लगाना पड़ती। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। मैनू इस गर्मी में चूल्हे ते काम करना पैंदा है। ऐसा तो मैं गैस स्टोव विच घर काम कर दी सी। या अल्लाह, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, पर इस गर्मी में रहने की मुझसे जहमत नहीं हो रही। अपने घर में मैं एसी में रहती थी और यहाँ तो पंखा भी मरा मरा चलता है। यह तो कुछ भी नहीं। यहाँ नहाने के लिए शावर भी नहीं लगा हुआ है। आई नीड अ बाथ टब। बाथ टब की बात करती हो तुम? यहाँ ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी नहीं है। जब मुझे सुबह पानी पीना था तो मुझे मजबूरन मटके में से पीना पड़ा। अच्छा, तो मेरी महारानियां उठ गई। चलो अच्छा है, तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। प्यार में अंधी होकर मेरे बेटे से शादी कर ली। अब रहो, करो गुजारा इस गरीब ससुराल में। और हाँ, गर्मी लग रही है, मुझे पहले तो चाय नाश्ता लाओ। उसके कुछ देर बाद नींबू पानी बनाकर लाना और आम काट कर दे देना शाम को। जी माँ जी। बहुत भूख लग रही है, चिकन खाने का मन है।
क्या बोला तूने? खबरदार, मेरे घर में तुम पांचों में से किसी ने भी अंडा चिकन मांसाहारी बनाया तो उसको घर से बेघर कर दूंगी, समझी आशिया बहू? नहीं नहीं अम्मी जान, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह वक्त गुजरता है। 5 अलग अलग धर्म की बहुओं को मजबूरन अपने गरीब ससुराल की गरीबी सहनी पड़ती है। पसीने से लथपथ चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, बिना फ्रिज का पानी पीना पड़ता है, बाल्टी से नहाना पड़ता है। गर्मी अब अपने चरम सीमा पर थी। पति से कहकर वो 5 आइसक्रीम मंगवाती हैं कि उनके खाने से पहले ही आइसक्रीम पिघल जाया करती थी। गर्मी से बचने के लिए 5 बहू अपने पति से कभी आइसक्रीम, कभी ठंडे फल, कभी कोल्ड ड्रिंक, इन सब पर पैसा जाया करवाती थी, लेकिन इससे भी उन्हें राहत कहाँ मिलती। तभी एक दिन 5 बहू गर्मी से झुलसकर अपने पति से कहती हैं, बस बहुत हो गया, अब हमसे इस गरीब ससुराल का और काम नहीं करा जाता है। अरे गर्मी में मर मर के पागल हो गए हैं। वही तो, अरे हाथ से पोछा लगाते लगाते मेरे हाथ टूट जाते हैं। मुझे तो वैक्यूम क्लीनर ही चाहिए, ऊपर से एसी कूलर भी नहीं है। ऋषभ जी, अगर आप एसी कूलर नहीं लेकर आए तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। यस चेतन, if you can't arrange for me to escape the heat, send me back to Goa. लिसन मारिया। अरे तय मेरा फैसला है गौरव। तभी कलावती आकर कहती है, मेरे बच्चों से तुम पांचों क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें फ्रिज, एसी, कूलर, गैस स्टोव, बाथ टब चाहिए तो खुद के पैसे जोड़कर करो। मेरे बेटों से तुमने वैसे ही हर दिन ठंडे में कुछ ना कुछ खाने को मंगाया है, कभी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, मैंगो शेक। इतने पैसे बचा लेती तो खुद का सामान आ जाता। मेरे बच्चे तुम्हें पैसे नहीं देंगे। मेरे बेटे तुम्हें घर का खर्चा चलाने के लिए जो पैसे देते हैं, उन पैसों को बचाओ और अपना सामान लाओ। ये किक्की किक्की बंदरिया की तरह करना बंद करो। शर्म करो, मेरे बेटों के प्यार में यहाँ तक आ गई, लेकिन उनकी सीमित कमाई में सफर करना तुम्हें नहीं आया। हमसे गलती हो गई माँ जी, हम इस बात को समझ ही नहीं पाए। अम्मी जान, मुआफ कर दीजिए, अब हम खुद से सामान लेकर आएंगे। हो, अब से मैं आपका पैसा खर्च नहीं करवाती साकेत जी। मैं ऑल्सो। माफ कीजिएगा माँ जी, 80 अब बचत की तसी। चलो अच्छी बात है, अब तुम पांचों को अकल आ गई है। अगले महीने से 5 बहू अपने पति के पैसे को बचाकर 2 महीने तक उन्हें जोड़ती हैं, जिसके बाद 5 बहू अपनी जरूरत के सामान को घर में ले आती हैं। खुदा का शुक्र है हम अपनी मेहनत से सामान ले आए। अब एसी में कितना मजा आ रहा है ना, ठंडा ठंडा। नानक दी मेहर, अब चूल्हे पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो अपनी बचत की कमाई से फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी पीती हूँ और आप सबको आइसक्रीम भी खिलाती हूँ। नहाने में भी कितना मजा आता है ना, शावर और बाथ टब में। मैं तो गाना सुनते सुनते वैक्यूम क्लीनर से सफाई करती हूँ और मैं हर चीज का आनंद ले रही हूँ। इस तरह सास और उसकी 5 धर्म वाली बहू गर्मी से झेलने का उपाय निकालकर खुशी खुशी जिंदगी बिताती हैं। दिल्ली शहर में राज अपनी बीवी रानी के साथ रहता था। वो एक प्रेग्नेंट थी। एक दिन वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। राज को तो कुछ नहीं होता, लेकिन रानी की हालत थोड़ी गंभीर हो जाती है। डॉक्टर उसके पास आकर बोलता है, मिस्टर राज, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। उनसे ना तो कोई काम करवाइएगा और ना ही उनको ज़्यादा चलने के लिए कहना। मैं तो आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि उनसे जितना कम काम करवाया जाए या उन्हें जितनी कम टेंशन दी जाए, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर राज मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मेरे घर में तो रानी के अलावा कोई और है भी नहीं। मैं उसकी और अपनी देखभाल के लिए किसको बुलाऊं? राज टेंशन में अपनी पत्नी रानी को अपनी कार में बैठाकर घर ले आता है और सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। उसे टेंशन में देख रानी बोलती है, राज, तुम इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? रानी, तुम्हारी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत है और मैं तुमसे कुछ भी नहीं करवाना चाहता। तुम्हारी और मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। राज, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? भाभी है ना, भाभी को तुम यहाँ पर बुला लो। लेकिन रानी, भाभी माँ भी तो प्रेग्नेंट है। हाँ राज, मुझे ये बात पता है, लेकिन अगर वो कुछ दिन के लिए हमारे घर आ जाएंगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? प्रेग्नेंट तो मैं भी थी ना, सारा काम मैं अकेले ही करती थी, लेकिन अचानक से मेरी हालत ऐसी हो गई है। इसीलिए मैं बस आपकी और मेरी देखभाल के लिए ही भाभी को यहाँ बुला रही हूँ। और वैसे भी भाभी यहाँ पर आएंगी तो वो किसी पराए घर में थोड़ी ना आ रही हैं, वो तो अपने ही घर में आ रही हैं। राज रानी की बात से सहमत हो जाता है
और रानी के कहने पर अपने बड़े भाई अनुराग के पास फोन करता है और अपने भाई से बोलता है, अरे बड़े भैया नमस्ते, मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताओ राज, आज इतने दिनों बाद कैसे तुमने मुझे याद कर लिया? अरे भैया कैसी बात करते हो, मैं तो आपको हमेशा याद करता हूँ, बस समय नहीं मिल पाता आपको कॉल करने का। वो दरअसल मेरी बीवी रानी प्रेग्नेंट है और अभी हाल ही में हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रानी की कंडीशन अभी क्रिटिकल हो गई है। इस वजह से वो अब न तो अपना ख्याल रख पा रही है और ना ही मेरा। मैं कोई नौकरानी नहीं रखना चाहता, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल की दुनिया में कोई भरोसे लायक नहीं है। क्यों ना आप भाभी माँ को कुछ समय के लिए मेरे घर भेज दें? हाँ हाँ राज, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारी भाभी माँ भी प्रेग्नेंट है, तो थोड़ा उनका भी ख्याल रखना। हाँ ठीक है भैया। इतना कहकर वो दोनों फोन को रख देते हैं। एक तरफ राज रानी को खुशी से ये बात बताता है, रानी भैया भाभी को यहाँ भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। अगली सुबह वो हमारे घर पर होंगी, लेकिन हाँ तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि वो भी एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो उनसे ज्यादा काम मत करवाना। ठीक है राज। राज और रानी आपस में बात करके सो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपनी पत्नी तनु को सारी बात बता देता है और तनु राज के घर जाने के लिए सहमत हो जाती है। अगली सुबह वो राज के घर चली जाती है और अब तनु राज और रानी का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और एक दिन जब राज अपने ऑफिस जाता है तब रानी अपनी जेठानी से बोलती है, भाभी माँ क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकती हैं? हाँ हाँ रानी, मैं तुम्हें अभी पानी देती हूँ। इतना कहकर तनु रानी के लिए पानी का गिलास लेकर जाती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बच जाती है। डर की वजह से अचानक उसके पेट में एक झटका लगता है और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। पानी ले जाकर वो रानी के हाथ में पकड़ा देती है और रानी से बोलती है, रानी अभी तो मैं गिरते गिरते बच गई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम एक बार मुझे आवाज लगा देना। काहे का आराम? एक बात बताओ, तुम एक तो गरीब घर से हो और तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम करने आई हो, ना कि आराम करने। तो चुपचाप मेरे घर का काम करो। अगर तुम आराम करने बैठ गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा? तनु रानी का ये बिहेवियर देख थोड़ी हैरान हो जाती है और उदास होकर उससे बोलती है, लेकिन रानी जैसे तुम प्रेग्नेंट हो और अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करना चाहती हो, वैसे ही मैं भी एक प्रेग्नेंट हूँ। मुझे भी अपने बच्चे की परवाह है और ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं गरीब हूँ या अमीर। मुझसे ज़बान लड़ाने की जरूरत नहीं है। तुझे जितना बोला जाए तो उतना ही कर, समझी? और अपनी गंदी सी शक्ल यहाँ से ले जाकर चुपचाप सारा घर का काम कर ली। इतना सुनकर तनु रोते हुए वहां से चली जाती है और देखते ही देखते दिन बीतने लगे। दिन बीतते गए और रानी का अत्याचार तनु के ऊपर बढ़ता गया। एक दिन रानी वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से उसको पेट में चोट लग जाती है। ये सब देख तनु थोड़ा डर जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वहां आती है और रानी के साथ तनु को भी हॉस्पिटल ले जाती है, जहां तनु को ये पता चलता है कि अब रानी का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर तनु को एक झटका लगता है और उसको भी डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद तनु को एक प्यारा सा लड़का होता है। ये देख तनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर मेरे इस बेटे को रानी की गोद में रख दो और उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यदि मेरे घर वालों में से कोई भी मेरे बच्चे के बारे में पूछता है तो उन्हें ये बोल दीजिएगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर अपना सिर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ भरता है और जैसा तनु बोलती है वैसा ही डॉक्टर करता है। लेकिन उसकी ये बात रानी सुन लेती है और रोते हुए अपनी जेठानी के पास आती है और उससे बोलती है, भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा गलत थी। आप तो देवी है देवी, मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो भाभी माँ। तनु उसको माफ कर देती है और अगले 4 दिन बाद तनु और रानी अपने घर जाते हैं, जहां रानी अपने जेठ अनुराग और अपनी जेठानी तनु को
अपने ही घर में शिफ्ट कर लेती हैं, जिसके बाद वो चारों अपने एक छोटे से बच्चे के साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं। बूढ़े मालती और राकेश एक कमरे के घर में रहते थे। उनके दो बेटे व्योम और कबीर थे। गरीबी लाचारी भी इतनी थी कि उनके घर में पंखा भी एक ही था। ऐसे ही एक दिन मालती अपने बड़े बेटे व्योम से कहती है, अरे लल्ला, कितना समय हो गया है, तेरी शादी के चक्कर में कब तक बहू के इंतजार में रहूं? हाँ बेटा, अब तू शादी कर ले। ठीक है, आप दोनों कहते हैं तो आप मेरे लिए लड़की देख लीजिए, मैं शादी कर लूंगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ये कहते ही मालती पंडित के पास जाकर अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने को कहती है, जहाँ पंडित उसे एक काली लड़की रजनी की फोटो दिखाता है। मालती को फोटो देखते ही रजनी पसंद आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे व्योम की शादी रजनी से करवा देती है, जहाँ गृह प्रवेश के बाद मालती से कहती है, बहू थक गई होगी, जा जाकर आराम कर ले, तेरा बिस्तर वहाँ लगा दिया है। माँ जी, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है? मेरा कमरा कहाँ है? यहाँ बिस्तर पर क्यों सोना है? क्योंकि तेरा ससुराल सिर्फ एक कमरे का है और वो तेरा बिस्तर है। तेरे बाबूजी और तेरा देवर हम इस तरफ सोते हैं, अलग अलग पर्दा लगाकर। क्या तुझे कोई आपत्ति है? आखिर तू भी एक गरीब परिवार से है। नहीं माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगी। अगर कोई भी बात हो रजनी, या तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बता देना। चलो चलते हैं। अरे मालती, फोटो से ज्यादा तो रजनी बहू अब काली लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। माँ, आपने तो भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब वो अपने साथ काली पत्नी को लेकर घूमेंगे। देख भाई, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू क्यों मेरी चिंता कर रहा है? मुझे रजनी ऐसे ही पसंद है। वैसे भी ये माँ की पसंद है, माँ की पसंद यानी मेरी पसंद। खैर, बड़ा बेटा भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, जाओ आराम करो। माँ, आपने तो भैया की शादी ऐसे कर दी, लेकिन मैं गोरी लड़की से शादी करूंगा। इसके बाद सब अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, जहाँ रजनी व्योम से कहती है, व्योम जी, हमारी शादी हुई है और मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा ससुराल एक कमरे का है और यहाँ गर्मी इतनी लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ससुराल में एक ही पंखा है, उसकी हवा भी मुझ पर नहीं आ रही है, बल्कि देवर जी और माँ जी पापा जी की ओर ज्यादा है। और हमारी सुहाग रात का क्या, एक पर्दा डालकर हम अपनी रात को पूरा कैसे करेंगे? देखो, हमारी शादी होने के नाते मैं जानता हूँ बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारी सुहागरात की हसरतें हैं, लेकिन शायद वो पूरी ना हो। और रही बात एक पंखे की, तो हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा रजनी, क्योंकि कोई और जगह भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे ही एडजस्टमेंट कर लूंगी, थोड़ा बहुत तो कुछ हो सकता है ना। तभी व्योम खुशी से उसके माथे पर चूमने वाला होता है कि रजनी मच्छरों को मारने लगती है। हे भगवान, इन मच्छरों ने तो हमारा रोमांस करना भी हराम कर दिया है, ऐसे कैसे हम सो पाएंगे? ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हो, ऊपर से भिन 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 अलग। तुम चिंता मत करो, अभी बताता हूँ मैं इसे। ये बोलते ही व्योम मच्छरों को मारने लगता है और एक मच्छर को पकड़ कर कहता है, क्यों भी कन खजूरे मच्छर, अब पकड़ लिए ना तेरे पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पहले मेरी बीवी को लब बाइट देने की? वो सिर्फ मेरी है और ये काम भी मेरा है, और उसको गाना बजाकर भी मैं सुनाऊंगा। तुझे भिन भिन करने की जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। अरे बेटा, तुमको मच्छर काट रहे हैं क्या? रुको, मैं अभी मच्छरदानी लगा देती हूँ, कम से कम मच्छर से बचकर सो जाओगी। ये बोलकर मालती उन्हें मच्छरदानी देती है, जिसे लगाकर दोनों सो जाते हैं। वक्त गुजरता है, काली बहू अच्छे से ख्याल रखती है और धीरे धीरे गर्मी में बिना पंखे के रहना सीख जाती है। भरी गर्मी में चूल्हे पर सबको खाना पकाकर खिलाती है, लेकिन एक दिन अचानक से कबीर एक गोरी लड़की सौम्या से शादी कर उसे वहाँ ले आता है। कबीर, ये सब क्या है? तूने बिना हमें बताए शादी क्यों कर ली? हाँ, कर ली मैंने, बिन बताई शादी, वरना आप भैया की तरह मेरी भी एक काली लड़की से शादी करवा देती। कबीर, जबान संभाल कर बात करो अपनी माँ से। अरे अब रहने भी दीजिए, वैसे बहू तो मेरी बहुत सुंदर है, आजा बहू, अंदर आजा। ये बोलते ही मालती उसका गृह प्रवेश कर देती है। ओह कबीर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी जगह कहाँ है? ये भारी लहंगा मुझे काट रहा है। वो रहा हमारा बिस्तर। व्हाट? मैं इस बिस्तर पर जमीन पर सोऊंगी और यहाँ कोई कमरा भी नहीं? बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। मालती,
जरा हमारे बिस्तर को दूसरी ओर कर लो, बहू पंखे के नीचे सो जाएगी। जी मैं अभी करती हूँ। ये सुनते ही मालती अपने बिस्तर को हटाकर अपने छोटे बहू बेटे का बिस्तर लगा देती है, जिसके बाद वो दोनों आराम से लेट जाते हैं। लेकिन मच्छरों से परेशान होकर सौम्या कहती है, ओ गॉड कबीर, यहाँ बहुत मच्छर हैं, मैं ऐसे सो नहीं पा रही हूँ, हमारी सुहाग रात का क्या। डोंट वरी डार्लिंग, मैं कुछ करता हूँ। माँ हमें नींद नहीं आ रही, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी दो। ये बात सुनकर सास रजनी के बिस्तर का मच्छरदानी उतारकर गोरी बहू को दे देती है, जिसके बाद वो मच्छरदानी में सोते हैं। गर्मी में बहुत करवट लेने के बाद बड़ी मुश्किल से रजनी सो पाती है। ऐसे ही अगले दिन मालती बहू को कहती है, बहू बहुत देर सो ली, अब उठकर अपनी पहली रसोई का खाना भी बना दे। व्हाट? आपका मतलब जैसे काली जेठानी चूल्हे पर आज तक चाय बनाती हुई आई हैं, वैसे मैं भी चूल्हे पर बैठकर काली हो जाऊं? बिल्कुल नहीं, एक तो इस ससुराल में एसी भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, खाना मैं बना दिया करूंगी। अच्छी बात है बहू, ये तो मैं कहने ही वाला था। वैसे भी गोरी बहू घर के काम करेगी, अच्छा थोड़े लगेगा। चलो अच्छा है, ठीक है तो मैं चली। इतना कहकर सौम्या नहा धोकर वापस अपने बिस्तर पर पंखे के नीचे लेट जाती है। वहीं काली बहू घर का सारा काम गर्मी में करती है, पसीने से लथपथ होकर चूल्हे पर रोटी बनाती है। खाना बनाने के बाद वह सौम्या से कहती है, देवरानी जी मैं थोड़ी देर आपके बिस्तर पर बैठ जाऊं? वो क्या है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे बिस्तर की तरफ हवा नहीं आती है। नहीं, तुम्हें गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूं, मैं अपने बिस्तर से नहीं हटूंगी, अपने बिस्तर पर ही जाओ। और हाँ, मुझे गर्मी लग रही है, ठंडा शरबत बनाकर लाओ। ठीक है देवरानी जी। ये बोलकर रजनी उसे ठंडा शरबत बनाकर देती है। सौम्या शरबत पीकर कहती है, अरे वाह, शरबत तो काफी अच्छा बनाया है काली जेठानी जी आपने। वैसे आप बचपन से इतनी काली हैं, सच में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते काली हो गई। जरा मुझे देखिए, मैं कितनी गोरी हूँ। खैर, हर किसी के बस की बात नहीं है मेंटेन होकर रहना। अब देवरानी जी मुझे इतनी सूझबूझ कहाँ, मुझे तो जो कोई काम करने के लिए कहता है करना पड़ता है। मुझे भी गर्मी लगती है, पर माँ जी पापा जी बल्कि सब घर में सौम्या की ही चिंता करते हैं और मैं गर्मी में सारे काम करती हूँ। किसी से क्या ही कहूँ, मेरे पति भी मेरी कहाँ सुनते हैं। वक्त गुजरता है, घर के सभी लोग रजनी पर हुक्म चलाते थे, उससे घर का काम करवाते थे। वो धूप में बैठकर रोज सबके कपड़े धोती है। वहीं सौम्या का सब ख्याल रखते थे। उसे गर्मी लगती थी तो मालती हाथ वाले पंखे से उसे हवा करती थी। एक दिन खाना बनाकर जब वह उठती है तो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी मालती डॉक्टर को बुलाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहता है, अरे आप कैसे लोग हैं, जरा देखिए इनकी हालत कितनी नाजुक है, और सबसे ज्यादा गर्मी से परेशान होकर इनकी ये हालत हुई है। पानी की कमी और गर्मी से हाथ पैर पर दाने निकल गए हैं। इन्हें हवा में रखिए वरना और कमजोर हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा बोलते हम वैसा ही करेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद मालती रजनी के सर पर हाथ रखकर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने बल्कि हम सब ने तेरे आराम के बारे में नहीं सोचा, और मैं भी तुझसे इतना काम करवाती गई कि तेरी ऐसी हालत हो गई, और पंखे में भी नहीं सो पाती थी तू। दीदी ये सब मेरी गलती है, मैं आपको अपने पंखे की तरफ आने नहीं देती थी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है रजनी, मुझे माफ कर दो जो मैं तुम पर ध्यान नहीं दे सका और तुम्हारे लिए पंखा भी नहीं लगवाया। लेकिन अब मैं मेहनत करके तुम्हें हर चीज ला कर दूंगा। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे जाने दीजिए, गर्मी है ही इतनी, हालत तो ऐसी होनी थी मेरी, पर आप सब माफी मत मांगिए, मैं ठीक हूँ। तभी कबीर घर बनवाने की बात करता है, जिसके बाद दोनों भाई मिलकर कुछ महीनों में एसी वाले रूम बनवाते हैं और खुशी खुशी सब रहने लगते हैं।